देखिए देखिए आज और कल जब तक हमारा फोर्स लॉ एंड मोशन खत्म नहीं होता हम एसएसटी नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन मंडे से लगातार हम लोग क्या करेंगे, मैथ ही करेंगे 4 दिन तक। जी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, जहां तक होगा वहीं तक रखेंगे, पता है मेरे को। चलिए देखिए न्यूटन का सेकंड क्या लीजिए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में बात करिए। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है 59 पे ही चलेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी बेटा, क्या एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब जैसा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग कल क्लास ली थी आपने ना, अब दोनों ने समझ लिए होंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा है वो क्या था, एक बार अगर मैं आप लोग के मुख कमलों से सुन लूं तो सौभाग्य की प्राप्ति हो, बताओ दिन। इसको बोलने दो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ ना, ये क्या फालतू बात बोल रहे हो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें ना फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बता दो। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन, अगर आपसे ये केवल पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका रेट of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा उस फोर्स के अनुपात में, मतलब जितना फोर्स लगाया जाएगा उतना ही मोमेंटम में चेंज होगा। इसी को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उस फोर्स के अकॉर्डिंगली जितना फोर्स होगा उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, तो पहले दिमाग में ये तो क्लियर हो जाना चाहिए था ना कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद ही तो एप्लीकेशन करें हम लोग। चलिए ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, आगे चलते हैं। भाई देखिए, जिनको भी लाइफ में आगे जाके साइंस लेना है ना, मजाक में मत लीजिएगा इन चैप्टरों को। 9th में सिलेबस चाहे कुछ भी लड्डू पेड़े हो, ये पढ़ के जीवन में आगे जाना है आपको। 11th 12th में अगर ये बेस खत्म हो गया ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जाके लाइफ में। बोलिए 9th के जो मैडम बनाते हैं उसमें यही चैप्टर जरूर डालेंगे, अगर ऐसे हो गया तो। यूट्यूब बहुत मुश्किल बना देते हैं, टीचर्स बनाती हैं। बनाने दो। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है देखेंगे। Some of the observation of our daily life can be explained on the basis of second law of Newton's motion. In all these cases, some technique or arrangement is used to reduce the momentum of a fast moving object more gently so that injury can be prevented or reduced. Here are some examples. Second law, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज में लाते हैं उसमें अप्लाई करते हैं, ताकि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो तेजी से आती हुई कोई चीज है आपको कम से कम इंजर्ड करे, कम से कम नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब एक एक करके अच्छे से एग्जांपल देखें। देखिए मेरा क्लियर कहना है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं ना तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं। रटने वाले बच्चे कभी आगे नहीं जाते, और मेरे पास बच्चा को रट नहीं सकता, मैं रटवाता ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। और मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, घर पे जाके आप इस पे कितना काम करते ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो घर पे आपने कितना काम किया इस पे,
अरे आधा घंटा भी तो करना चाहिए था ना, तब जाके ये रिजल्ट आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कैचिंग है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय हम लोग क्या करते हैं, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, करते हैं ना ऐसे, ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। क्रिकेट का खिलाड़ी जब कोई भी कैच करता है, फील्डर जब कैच करता है तो तेज आते हुए बॉल से जितना ज्यादा तेज शॉट होगा उतना ही ज्यादा आप हैंड को बैक करेंगे, कैच करते समय हाथों को पीछे लेके। अब आप जो बिल्कुल हेलमेट लगा के टेस्ट मैच में बिल्कुल वहीं पे खड़े हो जाते हैं पिच के पास, देखते हैं ना बॉल आते ही लेकिन गुलाटियां भी मार जाते हैं, क्योंकि हाथी पीछे खींचने से केवल काम नहीं चलेगा, वहां पे मोमेंटम और भी ज्यादा तेज। बॉल जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से क्रिकेट का कोई भी जो फील्डर होता है क्रिकेट खेल का उतनी ही तेजी से हाथ को पीछे खींचता है। अब देखिए क्यों करता है, कैसे करता है, मैंने आपसे पूछा नहीं। This is done to prevent injury to the hand. We can explain it as follows. A fast moving cricket ball, okay, has a large momentum. क्यों बताओ, अब बताओ, एक फास्ट मूविंग बॉल में अधिक मोमेंटम क्यों होता है? बिल्कुल, मास क्रिकेट बॉल में है ही और स्पीड है भैया, तो वेलोसिटी का तो कहना ही नहीं, ठीक है। तो एक मूविंग क्रिकेट बॉल, जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज टू बी रिड्यूस्ड एट 0। अब जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल था वो तभी रुकेगा ना जब उसका मोमेंटम 0 कर दिया जाए। थोड़ा सा भी मोमेंटम रहेगा तो क्या होगा, बॉल लेकर के बॉल के साथ उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर जाएगी, गिरेंगे, है ना। तो मोमेंटम 0 होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो, ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल is decreased and hence a small force is exerted on the hand of player, so the hand of player do not get hurt. अब क्या होता है कि जैसे ही आप हाथ को पीछे की ओर करते हैं तो मोमेंटम धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। आप बॉल आए ऐसे करो ना, हम तो परशुराम बनेंगे तड़, फिर आप सीधे किसी राम के लायक नहीं रहे, समझ रहे ना। तो आपने क्या करना होता है, हाथ को पीछे की ओर खींचना होता है। जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं, जैसे हम लोग जब वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक से चोट लगती है, अरे वो वाला क्या, टेनिस बॉल, एकदम बहुत हल्का वाला, तो हम लोग भाई भारी क्रिकेट बॉल से खेले हुए थे, ठीक है ना, एकदम पत्थर का शरीर हो गया था बॉल लग लग के। तो जब पहली बार हम लोगों ने ना सबसे पहले क्रिकेट के बॉल से ही खेला था, जो हैवी वाले आती है, हार्ड वाली, जो ड्यूस बॉल का आते हैं, लेदर वाली। अब हम लोग को है ना, कोई बच्चा शहर से जाकर के ले आया वो टेनिस बॉल जो पिलपिली सी होती है, तो बॉल आया ना तो हम लोग हाथ लगाए नहीं, ऐसे जाके लगाते, कोई पीठ देहा लगा दे, कोई रुक तो जाएगा, क्या चोट लगेगा, समझ रहे हो। तो यही बात है, देखेंगे, ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज डिक्रीज एंड हैंस ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर। हमने जैसे ही हाथ पीछे किया तो जो मोमेंटम बॉल का था वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और हमारे हाथों पर उस बॉल का प्रेशर कम लगा, जिससे हमको चोट कम लगी, ठीक है। So the hand of player do not get hurt. If, however, a cricket player stop a fast moving ball suddenly, then the large momentum of the ball will be reduced to 0 in a very short time. Due to this, the rate of change of momentum of cricket ball will be very large, and hence it will exert a large force of player hand. The player's hand will get hurt. अब अगर अचानक कोई बॉल तेजी के साथ उसके पास आ जाए, समझ रहे हैं ना, अचानक आ जाए, तो उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। और अगर वो प्लेयर, अभी 2 क्लास बाकी है ना पंडित जी, हमारा डीजल तो अभी से खत्म होने लगा, तो मतलब कि अगर वो हाथ को तेजी से नहीं पीछे करेगा तो क्या होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा चोट लगेगी, इसीलिए वो हाथ को पीछे की ओर खींचता है। तुम हाथ क्यों करे, पूछना कुछ, तेरे हाथ से बहुत डर लगता है मेरे को ना, कोई उठाती है मतलब कुछ ना कुछ है ना आंदोलन होके रहेगा, ठीक, देखिएगा, वो तो बताया ना, मोमेंटम को कम करने के लिए, बॉल के मोमेंटम को कम,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप भाई से पूछना, जब है ना भाई अपने देहा तोड़वा के आता है। बढ़ाई थी बॉल की, ये देखिए इतना अच्छा आदमी, ठाडा आदमी बॉल लिए पड़ा हुआ, क्या चाहिए आपको? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली होता है कि आप बॉल जितनी फास्ट होगी आपको उतनी ही तेजी से हाथ पीछे की ओर करना पड़ता है। तो और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला चीज तो समझ गए आप लोग अच्छी तरह से, क्रिकेट बॉल वाला, ठीक है। तो आपसे कंपटीशन में हो सकता है कि ये ना इसका इक्वेशन ना पूछा जाए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाएगा कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए जो प्लेयर हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, इसमें कौन सा लॉ लगता है? अभी तो आप बता देंगे क्योंकि आपके पास मास्टर चौधरी बैठा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं बैठा हुआ, तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए ना कि जिंदगी में कभी भूलिए नहीं। जानते हैं आप उन्हीं चीजों को लंबे समय तक दिमाग में बनाए रख सकते हैं जो इंटरेस्टिंग लगती है जी। इसमें मोमेंटम कम कर रहा है, फिर बाद में रोक रहा है, इसमें पॉसिबल आ गया ना। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के लिए आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही बताएंगे, ठीक है ना, उसमें ऐसा नहीं, फर्स्ट वाला मत कॉन्सेप्ट खिचड़ी मत कर देना। देखेंगे द केस ऑफ हाई जंपर, अगर हाई जंपर की बात करें उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एथलेटिक्स, ठीक है, मीट अ हाई जंपिंग एथलीट प्रोवाइड आइदर अ cushion और अ heap of sand on ground to fall upon। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि हाई जंपर क्या होता है कि जा करके एक नहीं वो डंडा लेके चलते हैं, दौड़ते हैं, और डंडा लेके दौड़ते हैं और जाते जाते क्या कहते हैं ऊपर से एकदम पाइप के ऊपर जाके कूदते हैं जमीन पे, ऐसे किसी भी तरह गिर जाएंगे गर्दन छोड़ के, तो नीचे गद्दे लगे होते हैं हाई जंपिंग। मेरी बात सुन, होता क्या है कि जैसे ही आप ऊपर गए पाइप के सहारे और जैसे ही वहां से पाइप छोड़ के आपने नीचे की ओर छलांग मारी, तो नीचे आते समय ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्या होता है, आपका मोमेंटम बढ़ जाता है, आपके अंदर मास है और आप जैसे ऊपर से नीचे कूदोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी, मास प्लस वेलोसिटी तो क्या होगा, मोमेंटम तो मिल गया आपको। अब ये मोमेंटम जब मिला तो ये मोमेंटम है ना आपके क्या कहते हैं मुंह तोड़वा सकता है, ठीक है ना, तो आप चाहते हो कि ब्याह से पहले मुंह ना टूटे आपका, तो नीचे क्या होगा बेटा, आपको सेकेंड न्यूटन का चचा का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें क्या करें जी है? बाद में ब्याह के बाद तो टूटेगा, तो मतलब कि ये हुआ कि उसमें सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं आप लोग की तरह, वो वहां पर पहले ही उनके चचा जान लोग गद्दा बिछा देते हैं, नहीं तो रेत उत रख देते हैं, तो जैसे स्पीड से गिरेंगे ना तो मोमेंटम खत्म हो जाता है, मोमेंटम को स्लो कर दिया जाता है, गिरते ही क्या होगा, गिरते ही एक उछाल उनमें आएगी, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम होता है, बात समझ रहे हैं ना, जो झटका लगे, अब मान लो कि गिरे सीधे मुड्डा गिरे, पत्थर लगाए लाल पत्थर, लाल पत्थर पे लाल निशान खून का, अच्छा लगेगा क्या? समझ रहे ना, तो गद्दा बिछ जाता है या जो भी वो क्या कहते हैं रेत हो जाता है, कुछ लगा देते हैं ताकि आपका मोमेंटम कम हो जाए, गिरने के बाद आपका मोमेंटम कम किया जाता है ताकि आपको चोट ना लगे, ये इसका एग्जाम्पल, ठीक। द क्वेश्चन और सैंड बीइंग सॉफ्ट रिड्यूसेस द एथलीट मोमेंटम मोर जेंटली, आपको पता है। द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, इसमें देखते हैं, these days all the cars are provided with seat belt for passenger to prevent injuries in case of accident। आपको पता है एक्सीडेंट जब भी होगा तो खड़े गाड़ी में नहीं होता है, ऐसा नहीं ना गाड़ी खड़ी खड़ी है और खड़े खड़े ही आप टूट भी गए, हाथ भी टूट गया, पांव भी टूट गया, मुंडी टूट गई, ऐसा नहीं होगा। हाँ ब्लास्ट में तो बेटा फिर तो टेररिस्ट अटैक हो जाएगा ना। देखिए होता क्या है, जब भी अगर आप कार से जा रहे हो किसी भी व्हीकल से, या तो ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या होगा, जैसे ब्रेक लगाएंगे ना और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आप है ना अगले टायरों को चेक करने के लिए शीशा तोड़ते हुए बाहर जाएंगे, होता है ना, कांच को तोड़ते हुए हम बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ब्रेक लगेगा सीधे। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से होता है, कांच अच्छा हो तो बेटे अच्छे वाले जाएंगे आप, फिर वहीं पे टूट के रह जाएंगे।
हेलो, हाँ बेटा बोलो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पूरा बना रहा हूँ। कर देंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके, देखें बेटा आप लोग। सो इन अ कार accident, a fast running car stops suddenly. Due to this car large momentum is reduced to zero in a very short time. The slightly stretchable seat belt worn by the passenger of the car increase the time taken of the passenger to fall forward. आगे की ओर गिरने में स्ट्रेचेबल होता है, मतलब वो लचीला होता है। याद रखिएगा, अगर वो बेल्ट ऐसा हो कि आपको बिल्कुल क्या कहते हैं लोहे के तार की तरह वेल्डिंग करके रखे, तो भाई सब कुछ उखड़ जाएगा, पूरा तार और सब, इतना मोमेंटम होता है। मान लो आपकी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है, बात समझ रहे ना, तो आप भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हो, आपका अपर बॉडी, समझ रहे ना, ड्यू टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बात समझ ही रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उस मोशन में आप हैं और अचानक आप, अब लेकिन भी हम तो हिलेंगे नहीं, तो पता है ना बहुत ज्यादा मोमेंटम आप पे अप्लाई। मोमेंटम अचानक नहीं रोकी जा सकती, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप साइकिल से जाते हैं, अचानक ब्रेक मार दीजिए, रुक जाएंगे क्या? सीधे आगे गिरेंगे, ठीक है ना? लेकिन ठीक नहीं मतलब खराब है, लेकिन अगर आपको कहीं रुकना है तो पहले से धीरे धीरे ब्रेक लगाते जाएं, तो इसको कहते हैं जेंटली स्टॉपिंग। वो बात तो है ही, आप पीछे लगाएं आगे लगाएं जो भी लगाएं, गिरना तो है। अचानक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गिरेंगे आप, समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सीट बेल्ट होता है वो तो भी आपको आगे गिराएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके मोमेंटम को इतना कम कर देगा कि आप एक बार आगे की ओर जाएंगे और फिर सीट पे ही आ जाए। बात समझ रहे हैं? इस तरह से कुछ होता है। ताकि हमारे कमर में दर्द ना हो। जी कॉमेडी थी, मत बोलिएगा, मूड खराब है मेरा आज। देखें, जिसका डर था वही। अरे 4 GB भैया जी का है, उन्हीं से कनेक्ट करके दोनों चीज। यहाँ यूट्यूब से वीडियो भी अपलोड हो रही है और इन्हीं से अपना क्लास भी चल रहा है। एक बात मेरी सुनिए, मैं ऐसा करता हूँ ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा देता हूँ, मेरी बात सुनिए नहीं। इस इक्वेशन को ऐसा ना करें कल एक ही साथ बोर्ड पे सेट करके रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के तीनों के एक साथ इक्वेशन बताते चलो। इक्वेशन का एक दिन रखिए ताकि पूरा बोर्ड पे पढ़ाए। कल की क्लास गलती से भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर वो ना आ सके तो चाहे ना बस में भी हो अपना फोन लगा के ऑनलाइन ले लो, लेकिन लीजिएगा जरूर क्लास। नहीं तो अगर ये इक्वेशन भूल गए भैया, नहीं अगर लाइव क्लास नहीं ली तो कुछ समझ में नहीं आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी देखते हैं, ठीक है? देखिए, तो सेकंड समझ गए, एप्लीकेशन समझ गए, कहां कहां हम लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मिर्च जैसी चरचरी। बताइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? ऐसा मत, 2 लाइन में डिफाइन करना है, बताओ। मजा नहीं आया। चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन बोलो, मार मुंह पे तेरे। एक्सेलरेशन कहां से आ गया? है, मैं पता है मेरे को एक्सेलरेशन है, लेकिन इस तरह बोल दीजिएगा। अब आपका टीचर कहीं अगर गलत कर दिया तो देखिए, किस बात का? मैंने कि कुछ इनोवेटिव करने का। ये तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, चेंज ऑफ रेट का वो अलग मास्टर देता है, ये अलग मास्टर देता है। कमाल है भाई, कितने मास्टर इसको लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारे इक्वेशंस ही आएंगे, फोर्स लॉ एंड मोशन में इक्वेशन ही आना है, लेकिन आपको पता है ना क्या? फिर आपको पता है इक्वेशन आनी है। मेरी बात सुनिए ना, इक्वेशन ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना, तो फ्यूचर के लिए चाहे कभी के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। हर चीज के लिए प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं कि केवल इक्वेशन ही आएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी आएगा। समझ रहे हैं? सब चीज
एयरबैग से क्या होता है, एयरबैग सामने खुल जाता है, इतना बड़ा आपके छाती के पास ऐसे आ जाएगा, प्रेशर होगा, नहीं उसी पे आप गिरेंगे ना, तो उस बैग के ऊपर गिरेंगे तो आपको चोट कम लगेगा ना, किसी सॉलिड चीज पे नहीं गिरेंगे, गुब्बारे की तरह। वो जैसे ही ब्रेक ज्यादा अप्लाई होती है ना, तो उससे कनेक्ट होता है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होती है, कुछ से फूल जाता है, पूरा खुल जाता है। सारे कार में नहीं होगा ना, पैसा खर्च करना पड़ता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। अब अपने मुंह बंद करिए। अब देखो फर्स्ट और सेकंड आप लोग के दिमाग में, इफ अ बॉय वियरिंग रोलर स्केट्स, जो स्केटिंग करते हैं वो लोग चक्के लगे होते हैं, रोलर स्केट उसने पहन रखी है और वो खड़ा है, स्टैंड्स फेसिंग अ वॉल एंड पुशेस द वॉल विद हिज हैंड्स। स्केट्स पहन रखी है उसने, खड़ा है वॉल के साथ, दीवार के साथ, और दीवार को उसने धक्का, ठीक है, दीवार को उसने पुश किया। द बॉय फाइंड हिमसेल्फ मूविंग बैकवर्ड। अगर आप किसी अपने पाँव में स्केट्स पहन लो, ठीक है, और दीवार के सामने खड़े हो, दीवार को धक्का देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? पीछे। ये तो समझ रहे हैं आप? ओके। एवरी एक्शन है सम रिएक्शन, ही इसका है। हर एक्शन, हर क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होती। मैं अब क्लियर करूंगा, चिंता मत करो। मेरे बोलने के बाद आप ना समझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? अभी मैंने बोला ही कहा, पूरा कहाँ बोला? देखिए, सो अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से वो पीछे की ओर जाएगा और दूर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओके। इट appears as if the wall also pushes the boy away. आप दीवार को धकेल रहे हो, ठीक है, इसका मतलब दीवार ने भी आपको धकेला, तभी तो पीछे गए। क्लियर है ना? लेकिन आपको ये दीवार है ना मुक्का मारता हुआ दिखेगा नहीं। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन, ठीक है, क्योंकि है, मैं हम प्रूव करके दिखाएंगे ना। एक्चुअली व्हेन द बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल बाय पुशिंग इट विद हिज हैंड्स, then the wall exert an equal force on the boy in the opposite direction. अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था वॉल के ऊपर, 2 न्यूटन का फोर्स अगर वॉल के ऊपर लगाया था, ठीक है, इसका मतलब वॉल या दीवार ने भी 2 न्यूटन का फोर्स ही आप पर लगाया, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहां स्केट पहन के खड़े रहो, ठीक है, मैंने आपको एक पुश दिया, धक्का दिया, उसको मेजर कर लिया कि वो 2 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स था, ओके। और मेजर करेंगे कि आप मूव कर जाओगे, स्केट पहन रखे हैं तो आगे की तरफ, हम पीछे से अगर आपको पुश करें तो, और देखेंगे कि आप कितने मीटर दूर तक गए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सेम उतने ही न्यूटन का फोर्स दीवार के सामने खड़े रखो, अपने हाथों से उतने ही कस का धक्का दीवार को मारो, ठीक है। आप देखेंगे कि आप पीछे की तरफ जितना इधर से ये फोर्स लगा के गए थे उतना ही इसमें भी गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को भी, कोई भी चीज पे अगर फोर्स लगाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाती है, जितना फोर्स लगाती है, जितना सेम उसी अमाउंट में, उतनी ही मात्रा में, क्वांटिटी में अपोजिट या जो अदर ऑब्जेक्ट है वो भी दूसरे पे फोर्स लगाए। हाँ, एवरीथिंग। तो मतलब बेटा हम बैठे हैं तो क्या होगा, हम तो मैंने उड़ तो नहीं जाएंगे। कुर्सी का एग्जांपल ले सकते हैं, मैं और अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आगे, उस पे देखेंगे हम क्यों ऐसे बोले अपना। देखेंगे 19 मिनट है, दिमाग ना खाए, जल्दी खत्म करना है। देखिए अब, since the boy is wearing roller skate, the opposite force exerted by the wall makes him move backward. अगर किसी लड़के ने स्केट्स पहन रखे हैं, जो चक्के वाले या व्हील वाले जो जूते होते हैं,
पता ही होगा आप लोगों को। तो दीवार को पुश करने के बाद जो बच्चा पीछे की ओर मूव हुआ है, बैकवर्ड ऐसे धकेलेंगे तो पीछे की ओर जाएंगे, ये जो फोर्स उस लड़के पे लगा वो किस फोर्स के कारण पीछे गया? वॉल द्वारा लगाए गए फोर्स के। समझ रहे? फोर्स ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन के कारण। ठीक है सर दोबारा बताना। बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये स्केट पहन रखे, इस बच्चे ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, धकेला इस दीवार को, तो दीवार ने भी उस बच्चे पर इतना ही फोर्स लगाया जिसके चलते ये पीछे की ओर मूव कर गया। एवरी एक्शन हैज सम रिएक्शन। जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, और भी देखते हैं ध्यान से। When a boy exert a force on the wall exert an equal and opposite force on the ball. एक चीज ये भी याद रखिएगा, अगर आपने वॉल पे फोर्स लगाया तो वॉल आप पे उस फोर्स के सेम अपोजिट में फोर्स लगाएगा। अब आपने दीवार को धकेला तो ऐसा नहीं कहेगा आ बेटे नाश्ता कर ले, दीवार के अंदर नहीं ले लेगा, आपको पीछे ही ढकेलेगा। बात समझ रहे हैं ना? अपोजिट डायरेक्शन में। आपने मुझे मुक्का मारा, मैंने आपको मुक्का मारा, अब आपका मुक्का ऐसे नहीं आपका हाथ लेके अपने मुंह पे मुक्का खाऊंगा, मैं भी दूंगा ना आपको खाने में। तो इसी को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। देखेंगे when, अब देखो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताऊं। When one body influences another body of applying force, we say that the first body is interacting with the second body. In any interaction between two bodies, there are always two forces that come into play, and Newton's third law of motion describes the relationship between the forces that come into play when the two bodies interact with one another. आप किसी डांगर की रस्सी पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, मेरी बात सोचिए, आप रस्सी पकड़ के खींच रहे हो। अब अगर 2 लाख वाली भैंस है तो थोड़ी मजबूत होगी, ठीक है ना, तो आपके खींचने से हो सकता है ना खींची जाए। और जैसे ही आप रस्सी अचानक टाइट लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा? पीछे की ओर धड़ गिरेंगे ना, ऐसा होगा। अब देखो किस तरह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। One body exert a force on another body. The second body exert an equal and opposite force in the first body. आपने उस जानवर को अपनी तरफ खींचा, इसका मतलब जानवर भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? और इस बीच में क्या होगा? हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। जैसे ही किसी का भी फोर्स कम हुआ तो जाएगा हवा खाने। फिर से मैं समझाता हूं, हर ऑब्जेक्ट, अगर 2 चीजें कांटेक्ट में है, ये बोतल इस टेबल पर है, मतलब बोतल टेबल को खींच रही है और टेबल बोतल को खींच रही है। आप धरती पे इसीलिए चल पाते हो। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लगाता है। आप जब जमीन पे चलते हो तो इसलिए चल पाते हो क्योंकि धरती आपको नीचे खींचती है। लेकिन खुद सोचिए, अगर केवल धरती ही आपको नीचे खींचती तो आपके पांव फिर ऊपर कैसे उठते? धरती आपको नीचे खींचती है, आप धरती को ऊपर खींचते हैं, और इसमें एक बैलेंस क्रिएट होता है जिससे आप चल पाते। ठीक है, हाँ, बैलेंस रह जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पाँव में 100 किलो के क्या कहते हैं पत्थर बांध दिए जाएं तो धरती ज्यादा खींच लेगी। साइंस का कॉन्सेप्ट समझाइए, क्या मैंने बोला? मास बढ़ा दिया, हमारा मस्कुलर फोर्स उस मास को खत्म ही नहीं कर पा रहा, मोमेंटम को कैसे हटाएगा? हमारे पाँव जी वेलोसिटी आधी होगी, बिल्कुल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, आप खुद सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप क्या करो, 5-5 किलो के जूते, 5 किलो ज्यादा बोल गए क्या, 1-1 किलो के जूते पहन के दौड़िए। आते हैं जूते? जब आदमी को क्या कहते हैं ना, अपना सर फुड़वाना हो तो 1-1 किलो के जूते पहन के भी घूमता है।
तो 1-1 किलो के जूते आपके पाँव में, और आपको कहा जाए कि भैया जाइए उसेन बोल्ट से रेस लगाइए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। इट मीन्स आपका मोमेंटम कम हो जाएगा, आपके पाँव उस हिसाब से तेजी से नहीं उठेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको क्या किया जाए कि रनिंग वाले रनिंग शूज, स्पोर्ट्स शूज दे दिए जाए, फिर देखिए आप बन जाएंगे मिल्खा सिंह। समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी मास ज्यादा होगा, मास अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना? चलिए ठीक है, मास कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हल्के होते हैं बेटा, कंफर्टेबल होते हैं, और रबड़ की सोल होती है ना, तो वो थोड़ा एक जंप देती है, जर्क देती है। देखिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। आपने दीवार को धकेला, ध्यान देंगे, आपने दीवार को धकेला, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक्शन किया, ये आपका एक्शन था। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, और दीवार ने आप पर जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन, सेकेंड है। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो आप पे एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन लगाए, ठीक है? एवरी एक्शन हैज सम रिएक्शन, इट इज द एसेंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके? So it should be noted that action and reaction are just forces. ये एक्शन और रिएक्शन है क्या, ये कुछ अलग नहीं है, ये फोर्स ही है। पहले ने जो फोर्स लगाया उसको एक्शन कहा गया, और दूसरे वाले ने जब फोर्स लगाया तो उसको रिएक्शन कहा गया, दोनों है फोर्स ही। We can now write another definition of Newton third law of motion. अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है? To every action there is an equal and opposite reaction. जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। जितना एक्शन आपने किया, मतलब जितना फोर्स किसी पे लगाया उतना ही फोर्स आप पे लगेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? आपने दीवार को धकेला, दीवार आपको अपनी तरफ नहीं धकेलेगी, पीछे की तरफ, आप जिधर लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगी। देखिए, तुम पानी चाहिए? पानी? अब ये दिखाना मत बोतल के बारे में, बोतल है, ठीक है? स्प्रिंग का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पता ही है। स्प्रिंग का एग्जांपल आप देखेंगे तो अरे यार ये तो ब्लर हो गया यहाँ पे, एक बार बुक दिखाना जरा। देखेंगे, हमारा एक टर्म है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सर में दर्द हो गया ना? मेरे बहुत है। देखो, एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक साथ किसी चीज पे कैसे लग सकते हैं, ठीक है? कहा जा रहा है कि सपोज अ बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए कि एक बक्सा आप ही लोग जैसा, माने हमारे सारे स्टूडेंट के जैसा, जमीन पे रखा हुआ, रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है? और द बॉक्स इज एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फॉर इट्स वेट ऑन द ग्राउंड। बॉक्स जमीन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, नीचे की ओर दबाव लगा रही है अपने वेट के कारण। बक्सा या टेबल जमीन से इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि इसका एक वजन, जो इसका मास है, वेट है, वो एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है? The downward weight of the box is balanced by an equal upward force supplied by the ground. बिल्कुल, ग्राउंड नीचे खींच रही है और ये बॉक्स ऊपर खींच रहा है, ये धरती भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है। समझ रहे? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? बक्सा जाते धरती में धसते धसते एकदम मेंटल कोर तक चली जाती।
वो तो है। The downward weight of the box is balanced by an equal upward force supplied by the ground. Now the force exerted by the weight. अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप यहां पर एक हथौड़ा ला करके रख दीजिए जमीन पर, उठाइए हाथ से और आराम से जेंटली रख दीजिए, जमीन टूटेगा? फर्श टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटी? वो समझ रहा हूं। मोमेंटम होने थोड़ी लगाई तो उसकी तरफ से रिएक्शन ये थोड़ा ही नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। डाउनवर्ड फोर्स जो आपने लगाया और ग्राउंड ने जो अपवर्ड